Hello students, good morning to all. How are you all? I welcome you all in this part. This is 10th part of chapter 1 number system of class 9th. So in this part, first of all, we're gonna solve exercise 1.5, and after that I'll tell you about some rules of exponents. So let's get started. This is exercise 1.5. So we have in last lecture we have done about all types of operation related to रूट्स का एडिशन कैसे करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन, कैसे मल्टीप्लिकेशन, ये सब हम कर चुके हैं. तो अब एक्सरसाइज 1.5 करते हैं. वैसे मैंने दी थी आपको करने के लिए ये, तो जिसने कर लिया तो चेक भी कर लेना अपने आंसर्स, और जिसको नहीं हुआ, जिससे नहीं हुई एक्सरसाइज, तो वो देख भी लेना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स. ठीक है, हमें चेक करना है कि जो नंबर्स हैं वो रैशनल्स हैं या फिर इरेशनल नंबर हैं. कैसे चेक करते हैं, देखो ये लिखा है 2 माइनस रूट 5. तो 2 तो हमें पता है 2 इज़ अ रैशनल नंबर, और रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है. तो अगर रूट 5 इरेशनल है मतलब इसकी कुछ वैल्यू अपने पास फिक्स नहीं है, पॉइंट में कभी टर्मिनेट नहीं होगा, तो 2 से माइनस करने के बाद भी जो आंसर आएगा वो भी कभी टर्मिनेट नहीं होगा, तो ये भी हमारा क्या रहेगा, इरेशनल नंबर. तो कंप्लीट जो बना ये भी, दिस इज ऑल्सो इरेशनल नंबर. ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23. सो जब इसको देखेंगे हम, देन रूट 23 से रूट 23 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये प्लस का ये माइनस का है. सो ओनली हमारे पास क्या बचा, 3 बचा, और 3 वी नो दैट क्या होता है, रैशनल नंबर होता है. सो इट इज़ रैशनल नंबर. ओके, नाउ लुक एट थर्ड वन, रूट 7 देखो दे रखा है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा. विल जो हमारे पास जो बचेगा दैट इज़ ओनली 2/7, एंड 2/7 इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q, और हमें पता है जो p/q की फॉर्म में होता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है. सो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. अब देखो 1/√2, 1/√2 जो √2 है वो इरेशनल है, और √2 को कभी हम कट भी नहीं हो पा रहा किसी से भी ये, तो ओवरऑल नंबर क्या रहेगा, ये इरेशनल नंबर रहेगा. ओके, नाउ 2π, 2 इज रैशनल नंबर, बट पाई का तो हमें पता है, बहुत फेमस है पाई. तो वैल्यू क्या थी, कुछ डिजिट तक मैंने लर्न भी करवाई थी, 3.14159. इतना तो लर्न कर लो कम से कम पाई की वैल्यू, इसके बाद आगे चलती जाती है ये. तो ये इरेशनल कैटेगरी के अंदर आएगा, और जो मल्टीप्लाई कर रहे चाहे जिससे मर्जी करें हम, तो रहेगा तो ये इरेशनली. सो दिस इज इरेशनल नंबर. तो मैं लिख देता हूँ स्टार्टिंग से. जो फर्स्ट था अपना 2 माइनस रूट 5, दैट इज इरेशनल नंबर. सेकेंड वन 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, दिस इज रैशनल नंबर बिकॉज 3 बचता है ओनली यहाँ पे. नेक्स्ट 2/√7 अपॉन 7/√7, कट जाता है √7, ओनली 2/7 बचेगा, सो दैट इज रैशनल नंबर. एंड हेयर √2 यहाँ पे रह गया, तो इरेशनल नंबर, एंड हेयर ऑल्सो इट इज़ इरेशनल नंबर. तो इस तरह से ये था फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लुक एट सेकंड वन. इसमें हमें करना है मल्टीप्लिकेशन, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्रैकेट टू ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. आई होप सबने कर लिया होंगे, बट फिर भी देख लेते हैं, आंसर चेक कर लेना आप लोग. कि फर्स्ट नंबर है 3 प्लस रूट 3, और इंटू में 2 प्लस √2. तो सबसे पहला स्टेप क्या था, ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई. पहले इस 3 का इस पूरे से मल्टीप्लाई, फिर √3 का इससे मल्टीप्लाई. सो 3 को लिख लिया मैंने, 3 के साथ में 2 प्लस √2. ठीक है, फिर ये आ जाता है अपने पास प्लस √3, और साथ में अगेन 2 प्लस √2. नाउ मल्टीप्लाई, 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6, 3 का √2 से होगा 3√2. मल्टीप्लाई के सारे रूल्स मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ लास्ट के वीडियोज़ के अंदर. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो पहले वो आपको आना चाहिए मल्टीप्लाई करना. बहुत से क्वेश्चंस कराए हैं मैंने अलग अलग टाइप के, ताकि आपको पता चल जाए कि किस कंडीशन में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो करने के बाद ही आप कर पाएंगे. नेक्स्ट इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 विल हैव, एंड यहाँ पर √3 इंटू √2, जब दोनों रूट में होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं रूट के अंदर ही, दिस विल बी √6. इसके बाद कुछ भी ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये √2 है, ये √3 है, ये √6 है, तो ऐड तो हो ही नहीं सकता, सेम रूट वाले ऐड होते हैं ओनली, तो ये ऐड नहीं होगा. सो दिस इज आवर आंसर, इतना ही रह जाएगा ये. नाउ लुक एट सेकंड वन. वी हैव हियर 3 प्लस √3 इंटू में 3 माइनस √3. नाउ दिख रहा है हमें यहाँ पे कि ये आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी, a माइनस बी, जो कि क्या होती है, a² माइनस b² होती है. तो हम लिख देंगे, क्योंकि आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी, a माइनस बी, विच इज़ इक्वल्स टू a² माइनस b². सो वी कैन राइट दिस एज a की जगह पे हमारे पास 3 है यहाँ पे, सो वी हैव 3² माइनस b की जगह पे √3 है, सो √3 का स्क्वायर. सो हेयर विल हैव 3² विच इज़ 9, एंड √3 का स्क्वायर. मैंने ऑलरेडी बताया हुआ किसी भी रूट वाली डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है. सो हेयर वी गॉट 3 ओनली.
9 minus 3 is equals to 6. So this is our answer of second part. Now look at third one. Third one we have given root 5 plus root 2 का whole square. अब whole square है, so whole square की identity we already know that. We know that a plus b whole square is equals to a square plus b square plus 2ab होता है. So here we'll have a का स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर. तो पहले इसको रूट में लिख दो, सॉल्व अगले स्टेप में कर लेंगे. रूट 5 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर प्लस जो डायरेक्टली कर सकता है वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 इंटू ए की जगह पे रूट 5 इंटू बी की जगह पे रूट 2. नाउ अब सॉल्व करते हैं. रूट 5 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करना, रूट कैंसिल, इट मीन्स दिस विल बी 5. रूट 2 का स्क्वायर, रूट अगेन कैंसिल 2. हेयर प्लस था यहाँ पे क्योंकि प्लस की आइडेंटिटी थी. अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये दोनों तो हो जाएंगे. 5 इंटू 2 10 और रूट में तो रूट में रहेगा और ये 2 बाहर रह जाएगा. तो 2 रूट 10. 5 प्लस 2 7 प्लस 2 रूट 10. ओके, सो दिस इज आर आंसर. नाउ थर्ड पार्ट हो चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड. नाउ लुक एट दिस, इसको मैं ही कर देता हूँ. ये भी आइडेंटिटी बन रही है, देखो a माइनस बी ए प्लस बी. सो क्या होगा, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए की जगह पे वी हैव रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर. सो रूट 5 का स्क्वायर क्या रहेगा 5, रूट 2 का स्क्वायर क्या रहेगा 2. विल हैव हियर 3. ओके, सो दिस इज सेकंड पार्ट. इजी था वैसे तो, क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके थे इस टाइप के क्वेश्चंस, इसलिए इजी लगा. क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिस जरूरी है और किसी भी एक्सरसाइज से पहले उसका इंट्रोडक्शन जरूरी है. तो इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है हमें. नाउ लुक एट दिस वन, क्वेश्चन नंबर 3. इन दिस क्वेश्चन व्हाट इट इज सेइंग, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर. इसने बोला कि जो हम पाई के बारे में पढ़ते हैं उस पाई को हम c अपॉन डी लिखते हैं. कहाँ से आया समझो. वी नो दैट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r. ओके, सो अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2r इंटू पाई. और जो 2r होता है, 2r का मीनिंग क्या हुआ, रेडियस का डबल. एंड वी नो दैट रेडियस का डबल जो होता है वो डायमीटर होता है. एंड हेयर c इंटू पाई. सो यहाँ से पाई की जो वैल्यू आएगी दैट इज, ये d यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा c अपॉन डी. तो यहाँ से ही लेके आया. इसने बोला है कि हम पाई को ये लिख सकते हैं c बाई डी. अगर हम पाई को c बाई डी लिख सकते हैं तो ये तो अपने पास रैशनल फॉर्म होगी, क्योंकि रैशनल फॉर्म क्या होता है p अपॉन क्यू होता है. ठीक है, तो वो बोल रहा है कि अगर पाई को हम c बाई डी लिख सकते हैं तो इट मीन्स पाई को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं. और अगर हम पाई को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इट मीन्स पाई क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए. बट हम सबको पता है पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है. तो ये कहना चाह रहा है कि आप इस जो कॉन्ट्राडिक्शन है इसको कैसे दूर करेंगे, आप कैसे बताएंगे कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये पूछना चाह रहा है. आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम पाई को c अपॉन डी लिख सकते हैं, वेयर c सर्कमफेरेंस एंड d जो है वो हमारा डायमीटर है. तो अगर c बाई डी लिख सकते हैं तो सर्कमफेरेंस भी कोई ना कोई वैल्यू होगी सॉल्व करेंगे तो, और d भी कोई ना कोई वैल्यू होगी. तो जब दोनों को जो भी दोनों के जो वैल्यूज आएंगे उनको जब हम डिवाइड करते हैं तो वो p बाई क्यू फॉर्म बन जाएगा. ये कहना चाह रहा है कि अगर c बाई डी से p बाई क्यू फॉर्म बन रही है तो पाई इरेशनल कैसे हुआ, पाई शुड बी रैशनल नंबर. तो ये चीज़ हम बता देंगे कैसे हुआ. देखो हमें पता है वी कैन राइट पाई एज c बाई डी, और c हमारे पास होती है सर्कमफेरेंस. ओके, जब सर्कमफेरेंस हम मेजर करेंगे किसी चीज़ से, किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी स्केल से या फिर किसी चीज़ से हम मेजर करते हैं इसको, तो सपोज मेरे पास वैल्यू आ रही है मेजर करके 7.5. बट मुझे क्या पता कि सर्कमफेरेंस एक्चुअल में 7.5 है, क्योंकि मैं जिस भी चीज़ से मेजर कर रहा हूँ इसको, सपोज मैं स्केल से अगर मेजर करता हूँ तो स्केल में हम 7.5 तक वैल्यू तो निकाल सकते हैं. बट हो सकता है वो सर्कमफेरेंस 7.5 से कुछ ज़्यादा हो सकता है ये हो वो सर्कमफेरेंस. बट स्केल तो अपने को सिर्फ इतना बताएगा. ठीक है, हो सकता है आगे चलती जाए और इरेशनल नंबर भी हो सकता है, बट स्केल अपने को सिर्फ ये वैल्यू बताएगा, क्योंकि स्केल की लिमिटेशन है. स्केल हमें ज़्यादा अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, वो हमें ज़्यादा, अगर सपोज ये वाली वैल्यू है मेरे पास 7.534 तो मैं इसको स्केल से मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि स्केल में क्या होता है 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन होते हैं यानी मिलीमीटर. तो हम मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं सिर्फ. तो ये है 7.5 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर आ गया. तो इसके बाद का हम मेजर नहीं कर सकते स्केल की हेल्प से. और हो सकता है सर्कमफेरेंस इतनी पूरी हो सकता है सर्कमफेरेंस ये हो और हमारी जो मेजर क्वांटिटी आई वो सिर्फ 7.5 आई है. तो हम सी के बारे में ये नहीं कह सकते कि जो सी है वो एक्चुअल में रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे मेजरमेंट पर डिपेंड करता है. हम जो मेजर करेंगे वो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, बट हम सिर्फ मेजर इतना ही कर सकते हैं. एक्चुअल वैल्यू अगर ये है तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते. तो ठीक है, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है
कि सी के बारे में हम श्योर नहीं है कि सी जो है वो रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। सिमिलरली कंडीशन है कि डी की, जब हम डी को भी स्केल से मेजर करेंगे तो वहाँ पर भी हमें नहीं पता कि डी की वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी। हो सकता है मैंने मेजर करके यहाँ पे 4.5 आया हो, बट एक्चुअल में वैल्यू हो सकती है इसकी 4.532, 534, 123 ऐसा कुछ वैल्यू हो, बट स्केल तो हमें सिर्फ इतनी वैल्यू बताएगा ना। तो मतलब स्केल की वैल्यू से हम ये नहीं बता सकते कि जो वो एक्चुअल वैल्यू है कि नहीं है उसकी। तो इसीलिए ये दोनों जो हैं, इन दोनों में से हो सकता है कोई भी इरेशनल हो, बट उसको हम एज ए रैशनल नंबर ट्रीट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि किस कारण रैशनल नंबर ट्रीट करेंगे? ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ आर स्केल, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ आर मेजरिंग यूनिट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि पाई जो है उसको हम c/d लिख सकते हैं इस तरह। इसमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है अपवाद। तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि c और d है वो एक्चुअल में उनकी वैल्यू क्या है। हो सकता है c और d में से एक इरेशनल हो। अगर एक इरेशनल होगा तो पाई तो ऑटोमेटिकली इरेशनल नंबर बन जाएगा। ये तो था इसका एक आंसर। दूसरा आंसर देखो इसका क्या है कि पाई, हमें पता है पाई की वैल्यू हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, 22/7 हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ से भी तो क्वेश्चन बनता है कि अगर पाई इरेशनल है तो उसको हमने p/q की फॉर्म में क्यों लिख दिया? ये देखो p/q की फॉर्म ही तो आ रही है यहाँ पे। तो इसका आंसर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पाई की 22/7 जो है ना वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, अगर मैं 22 को 7 से डिवाइड करता हूँ सो हमें क्या मिलेगा? 7 3 जा 21, 1 बचा पॉइंट का 0, 7 1 जा 7, 3 बचा पॉइंट का 0, 7 4 जा 28, 2 बचा अब पॉइंट का 0। अब देखो 7 2 जा 14 आएगा, 6 बचेगा फिर पॉइंट का 0, 7 8 जा 56 आएगा। मतलब मेरे पास जो आंसर आ रहा है अभी पाई का वो आ रहा है 3.1428। और मैंने आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ पाई की जो वैल्यू होती है 3.14159 होती है। अब बताओ कि अगर 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू होती तो उससे तो आंसर ही आना चाहिए था, बट इससे आंसर तो ये आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पाई की जो वैल्यू 22/7 अभी अपने जो यूज़ करते हैं वो इसकी करेक्ट वैल्यू नहीं है। हम उसको सिर्फ सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यूज़ करते हैं, सेक ऑफ, ताकि हमारा जो सिंपल रह जाए, कैलकुलेशन सिंपल रह जाए, इजी रह जाए हमारी कैलकुलेशन, इसीलिए हम 22/7 यूज़ करते हैं। बट 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है 3.14159, ये भी आगे चलती जाती है। तो इसी से हम जो यूज़ कर लेते हैं 3.14 यूज़ कर लेते हैं। और बिकॉज इसमें भी 3.14 आ रहा था तो इसीलिए हम इसको बोल देते कि 22/7 से बना हुआ है। तो याद रखना इसके दो आंसर हो गए। फर्स्ट आंसर तो ये है कि जो पाई है उसको हम c/d की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो c हो सकता है हमारे पास में इरेशनल हो बट हमें पता ना लग रहा हो ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ स्केल या ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हो सकता है d भी हमारे पास इरेशनल हो, हमें पता ना लग रहा हो। तो इसीलिए जो पाई को हम c/d में रखते हैं तो इनमें से एक ना एक तो इरेशनल जरूर होगा, बट हम उसे कैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा स्केल जो है इतनी उसकी लिमिट होती है कि वो मेजर नहीं कर सकते। ओके, दूसरा इसका आंसर होगा कि जो पाई की वैल्यू जो 22/7 है, कि वी नो दैट पाई की वैल्यू 22/7 होती है, बट 22/7 तो अपने पास रैशनल फॉर्म आ गई, और जो अगर इसको तुम डिवाइड करते हो तो विल गेट दिस 3.1428। इट मीन्स जो पाई की करेक्ट वैल्यू नहीं है 22/7, बट उसको हम लिख लेते हैं ताकि हम चीज़ों को सिंपल बना सकें। ठीक है, सो दीज आर इसके आंसर। आपको स्टेटमेंट में कैसे लिखना है ये देख लो। स्टेटमेंट में आपको ये लिखना है कि इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि स्केल से हमें सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है। ठीक है, और इसलिए पाई को हम अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं कि c/d है वो। ठीक है, बट एक्चुअल नहीं है वो। पाई को हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं c/d है, क्योंकि c/d से c और d में हमें ये नहीं पता कि इरेशनल है कि रैशनल है। दूसरा मैंने इसका आंसर ये लिखा हुआ है कि एज वी गेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, कि हमें सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मिलेंगी, सो हमें ये पता नहीं चलेगा कि c और d में से कोई इरेशनल है कि नहीं है। तो हम पता लगा नहीं सकते, बट एक्चुअल में होंगे। अगर पाई की वैल्यू हम c/d देख रहे हैं तो इनमें से इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू इरेशनल है, बट हम उसको सिंप्लिसिटी के लिए एज अ रैशनल ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए हम पाई को हम c/d रख सकते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं हम जनरली, क्योंकि हमें पता है सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr ही होता है। ठीक है, बट ये एक्चुअल नहीं है, क्योंकि पाई की ये फॉर्मूला हम तभी मान सकते हैं जब हम पाई की वैल्यू ये लेके चलते हैं 22/7 एटसेट्रा। बट वी नो दैट पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 3.14159 होती है। तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना इस क्वेश्चन के अंदर, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि c और d में से हो सकता है एक वैल्यू इरेशनल हो, बट हमारे स्केल के कारण हम उसे इरेशनल वैल्यू को हम मेजर नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। Now look at this one. This is next question. We have represent root 9.3 on number line. हमें root 9.3 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो वो थोड़ा अलग है। अभी तक हमने नंबर लाइन पे शो करने वाले जो किए थे रूट 2,
√5 एटसेट्रा, तो हम उसमें पीजीटी की हेल्प से करते थे, ठीक है। बट अगर ऐसा आ जाए तो उसमें पीजीटी तो हम कैसे लगाएंगे? तो उसका एक सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका समझ लो, बहुत ईजी सा है। आप जो तरीका मैं बता रहा हूँ इसका, आप इनको भी उस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, जो लिखा होता है यहाँ पे उतनी उतनी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। तो 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली हमने। ओके, अब उसको एक्सटेंड करना है 1 सेंटीमीटर फर्दर। ये 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड किया तो टोटल हमारे पास जो बन जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10.3 सेंटीमीटर का बन जाएगा। क्लियर? इतनी चीज़ होने के बाद क्या करना है, इस पूरी लाइन का, एसी लाइन का बाइसेक्शन करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। वो हम कैसे करते थे, कंपास को यहाँ रखते थे, मोर देन हाफ खोलते थे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, इसी तरफ से सेम उतना ही कंपास खोल के इस सी पॉइंट के ऊपर रख के एक आर्क ऐसे, एक आर्क ऐसे। ओके, मोर देन हाफ खोलना याद रखना। इसको जब हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा जो इसका क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा इस लाइन का। अब उस सेंटर पॉइंट से क्या रखना है, कंपास यहाँ रख के यहाँ तक खोल के, कंपास का टिप यहाँ रख के पेंसिल यहाँ तक खोल के हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, यहाँ से सी तक जाएगा जो सर्कल, याद रखना इस तरह से। ओके, जैसे सर्कल ड्रॉ हुआ तो अब क्या करोगे, जो अपने पास बी पॉइंट आया था, यानी जो 9.3 सेंटीमीटर का जो पॉइंट था बी, उस बी पॉइंट से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे हम 90 डिग्री के ऊपर। या तो हम 90 का एंगल बना सकते हैं यहाँ पे ऐसे, जो स्केल की हेल्प से हमने बनाते हैं इस तरह से, अदरवाइज आप सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, एज यू विश, दोनों तरह चल जाएंगी। जब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा। ओके, अब ये जो लाइन जितनी लेंथ की होगी ना, वो लेंथ हमारे पास यही रहेगी 9.3। ओके, तो ये लाइन हमारे पास 9.3 की आ गई, इट मीन्स हमने ये लेंथ शो कर दी। अब आपको इतना अगर छोड़ देते तो भी आंसर करेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा आप एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पर स्केल रख के, यहाँ तक स्केल नहीं, यहाँ पर कंपास रख के यहाँ तक खोल के ऐसे आप आर्क लगा देंगे। जब आप आर्क लगाएंगे तो ये डिस्टेंस नीचे शो हो जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से नीचे शो हो जाएगा, तो हम बता सकेंगे कि ये जो डिस्टेंस रहेगी, ये डिस्टेंस हमारे पास होगी 9.3। अदरवाइज इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको उस पर, ताकि ये लाइन यहाँ पे कट कर जाए, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट में 9.3। अगर आप ना करना चाहिए, इतना रख दे तो भी ये करेक्ट रहेगा, गलत नहीं रहेगा। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। करना क्या है, हमें जितना दे रखा होगा यहाँ पे उतनी लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर, यहाँ पॉइंट दे के एक ए और बी दे दिया, उसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर देंगे, तो टोटल हमारे पास लाइन बन गया 10.3 का। अब इसका जो अपने पास लाइन आया कंप्लीट, इसका बाइसेक्शन करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यहाँ पर रख के मोर देन हाफ खोल के ऐसे आर्क, नीचे आर्क, सेम इधर से मोर देन हाफ खोल के ऊपर आर्क, नीचे आर्क, लाइन को कट कर देंगे ऐसे, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, मिड पॉइंट। अब यहाँ पर कंपास रख के सर्कल बनाएंगे, सेमी सर्कल ऐसे। ओके, अब जो सेमी सर्कल बनेगा तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, जितने पे कट करेगा ये जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ही क्या रहेगी जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। सिंपल सा है, करके देखना, बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ लुक एट दिस वन, 5th नंबर, इसमें हमें रैशनलाइज करना है। ओके, देखो रैशनलाइज के लिए मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कैसे करते हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ओनली सिंपल कराऊंगा बस। √7 का मल्टीप्लाई, √7 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो रह जाएगा √7, अपॉन में क्या रह जाएगा √7 इंटू √7 विच इज़ 7, ठीक है। यहाँ पर क्या करना था, साइन चेंज करके √5 माइनस √2 अपॉन में √5 माइनस √2 का मल्टीप्लाई। जब ऐसा कर देंगे तो देखो ऊपर तो क्या रह जाएगा सेम, अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सो हेल विल हैव हियर 5 माइनस √2 एंड अपॉन में √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, सो विल हैव √5 माइनस √2 डिवाइड बाय 3। ये अपना इस तरह से आंसर आ जाएगा। इजी है, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत डिटेल में करा चुका हूँ सारे ये वाले क्वेश्चंस, और बहुत से एग्जाम्पल भी मैंने कराए हैं वहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सो देखते हैं नेक्स्ट वन इज ऑल्सो, इसको भी क्या करना है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। तो हमारे पास √7 माइनस 6 है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी √7 प्लस 6, √7 प्लस √6 एंड ऊपर भी √7 प्लस √6। ऐसा करने पर देखो क्या होगा, ऊपर तो 1 ही है तो ऊपर तो एज इट इज रह जाएगा, अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, जो कि क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 माइनस 6 का √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6। सो फाइनल आंसर विल बी √7 प्लस √6 डिवाइड बाय 1। दिस इज आर आंसर। ओके, ये भी हमारे पास हो गया। नेक्स्ट देखो ये वाला लास्ट रह गया हमारे पास, इसको क्या करना है, इसको भी √7 प्लस 2 के √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो सेम रह जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, अगेन वही, तो a का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर 7 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। सो आंसर विल बी √7 प्लस 2 डिवाइड बाय 3। तो चेक कर लेना अपने आंसर्स, जिसके नहीं आए तो देख लेना, इस तरह से करने थे।
तो हमारे पास 1.5 तो ख़त्म हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और बताता हूँ आपको 1.6 का, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.6 भी कवर कर लेंगे। नाउ लेट्स सी सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट होता क्या है? देखो, किसी की भी पावर को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। सपोज वी हैव 2⁻3, तो ये जो चीज़ है ना, ये एक्सपोनेंट है। और इसका मतलब ये है कि 2⁻3 का मतलब क्या हुआ कि 2 को मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो मल्टीप्लाई करके 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, मल्टीप्लाई भी देख लो, 2 2 ज़ा 4, उसके बाद 2 ज़ा 8, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। सो दिस इज, इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ओके, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सपोज वी हैव 5⁻3, सो इट मीन्स 5 को विल मल्टीप्लाई थ्राइस, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, यानी कितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे एक्सपोनेंट बोला जाता है। तो एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स हैं। वैसे तो हम रूल्स छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बट यहाँ पर कुछ रूल्स हम रिवाइज करेंगे और उनको यूज़ करेंगे 9th क्लास के अंदर, और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे हम इस क्लास में। तो देखते हैं व्हाट रूल्स वी हैव। देखो, फर्स्ट रूल वी हैव हियर a⁻m इंटू a⁻n, और जो बन जाता है दैट इज a⁻m+n। ठीक है, अब देखो, ये इसे हम बोलते हैं बेस, इसे हम बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, अगर बेस सेम है तो पावर्स जो हो जाएंगी वो ऐड हो जाएंगी। एग्जांपल देखो इसका, सपोज वी हैव 5⁻2 इंटू 5⁻3, सो वी कैन राइट इट 5⁻2 + 3 विच इज इक्वल्स टू प्लस आएगा, या इज इक्वल टू 5⁵। ओके, ऐड करना याद रखना, मल्टीप्लाई है तो इट मीन्स ये नहीं कि आप पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रूल्स याद होना जरूरी है, रूल्स आपके दिमाग में होना जरूरी है। ठीक है, ये फर्स्ट रूल का एग्जांपल हुआ। एक एग्जांपल और करते हैं इसका। सपोज वी हैव, अब देखो, अगर एग्जांपल के लिए अगर माइनस में होता है ये, सपोज वी हैव 2⁻³ इंटू 2⁻+3, तो देखो क्या होता, 2 की पावर एज इट इज -3 और +3 ऐड हो जाते हैं, तो इसके ऊपर लिखते हैं -3 + 3, एंड वी नो दैट +3 -3 का 0 ही होता है, तो 2 की आ जाएगी 0, और एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है, ये भी यहीं पे ध्यान रख लो। ठीक है, ओके, ये था हमारा फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में आपको याद रखना, इस तरह से करना है। आई लुक एट सेकेंड वन, एग्जाम्पल भी लिख लेना साथ साथ में। a⁻m⁻n, यानी पावर की पावर अगर होती तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होती, जब ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो पावर्स ऐड होती हैं, सेम बेस हो, बट पावर रेज टू पावर समथिंग होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एग्जाम्पल 2⁻2 है मान लो, तो 2 टोटल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, 5 इसका रिवर्स भी होता है। अगर 5 है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ 5⁵, या फिर आई कैन ऑल्सो राइट इट 5⁵, क्योंकि दोनों का मतलब देखो, 5 × 2 10, 5 × 2 10, तो ये चीज़ की भी जरूरत पड़ेगी हमें, कई जगह पे ऐसे भी लिखना पड़ेगा। सपोज आई हैव x⁻6, तो ऐसे मैं ये लिख सकता हूँ x⁻2 का 3, ओके, एंड x⁻3 की पावर 2, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। तो इनकी जरूरत भी हमें पड़ेगी। अगर 4 है मान लो पावर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम्पल के साथ ही नोट करना ही है, ताकि आपको समझ आ जाए कैसे यूज़ करनी है इनको। नाउ नेक्स्ट थर्ड वी हैव डिवीजन में अगर होती हैं, देखो यहाँ पे सेम बेस मल्टीप्लाई में थे विद डिफरेंट पावर्स, यहाँ पे सेम बेस विद डिफरेंट पावर जो है डिवीजन के अंदर है। ऐसे कंडीशन में पावर माइनस हो जाती है, यानी ये वहाँ जाके माइनस हो जाती है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल भी देख लो, 5⁻10 एंड 5⁻3 है मान लो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5⁻10 - 3 विच इज़ इक्वल्स टू 5⁻7। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। या सिंपल तरीका मैं इसका बताऊँ अगर आपको, तो आप ऐसे कर सकते हो कि 3 पावर्स में से यहाँ से 10 में 3 पावर्स कट जाएंगी, तो क्या बचेगा 7। एक ही बात है, कटने का मतलब हम सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो जो भी आपको पसंद हो आप उस तरह से लिख सकते हैं। ओके, या फिर इसका एक तरीका, इसका एक मतलब और भी है कि पावर ऊपर जाने के बाद माइनस हो जाती है। इसका मतलब ये भी है, देखो a की पावर m थी, देखो इसको मैं आप डिटेल में बताऊंगा। a की पावर n और a की पावर n है, तो अगर मैं इसका एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूँ कि पावर को ऊपर ले जा रहा हूँ और पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। सो a⁻m तो यही रहेगा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब ये रूल लग जाएगा मल्टीप्लाई वाला, ये वाला रूल, कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, यानी 5 और ऐड होंगी, बट साइन साथ में तो लिया जाएगा ना,
तो प्लस माइनस एन, तो क्या बन गया ए रेस टू पावर एम माइनस एन। तो आया तो फाइनली अपना आंसर वही। ठीक है, तो ये भी याद रख लो कि पावर को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर नेगेटिव होता है ये तो ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाता है, अगर पॉजिटिव होता है तो ऊपर जाके नेगेटिव बन जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत यूज़ होने वाली हैं क्वेश्चन के अंदर, तो ध्यान रखना इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट फोर्थ वन वी हैव ए रेस टू पावर एम इंटू बी रेस टू पावर एम इज इक्वल्स टू ए बी रेस टू पावर एन। इसमें देखो क्या बोल रखा है, इसने बोला बेसिस अलग अलग है बट पावर सेम है इस बार। तो सपोज वी हैव 2 रेस टू पावर 5 इंटू 3 रेस टू पावर 5, तो देखो इनकी पावर्स तो सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, बट बेस क्या है, अलग अलग है। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 3 रेस टू पावर 5। इन दोनों को तो कंबाइन कर दिया और पूरे की पावर 5 लगा दी। इस चीज़ की जरूरत भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी हमें, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6 रेस टू पावर 5। अब देखो उसका वेरिएबल में एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज मेरे पास होता ए रेस टू पावर 3 इंटू बी रेस टू पावर 3, तो मैं इसे क्या ले सकता था, ए बी रेस टू पावर 3। ओके, सब अगेन वी हैव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अगर ऐसे मल्टीप्लाई में तीनों, तो वी कैन राइट इट एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, बिकॉज ये सब मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि एक्सपोनेंट अगर ये आपको रूल्स लगाने आ गए तो एक्सपोनेंट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, सो ये तो हमारे कुछ रूल्स थे। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको एक बारी में समझ नहीं आएगा, तो उसको मैं धीरे धीरे मतलब लेक्चर टू लेक्चर कवर करता रहूँगा, तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा ये। इस रूल को करने से पहले एक चीज़ देखो, मैंने आपको रूट का मतलब बताया था, याद हो तो, रूट का मतलब, ठीक है। तो मैंने बोला था कि जो रूट होता है उसका मतलब होता है पावर हाफ, किसी की भी पावर हाफ, ठीक है। तो एक्चुअल में रूट की तरह ही है। रूट का मतलब होता है, देखो रूट में यहाँ पे 2 होता है बट 2 लिखते नहीं है हम जनरली, ठीक है, बट रूट में यहाँ 2 भी होता है। तो अगर रूट की जगह क्यूब रूट है, मान लो यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी 1/3। अगर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इट मीन्स 5th रूट कर रहे हैं अपने, तो पावर हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। सिमिलरली ये दे रखा है यहाँ पे, इसने क्या बोला हुआ है, देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ए रेस टू पावर एम का रूट है, और कौन सा रूट है, nth रूट है, यहाँ n लिखा हुआ है ना। तो क्या बोला था मैंने, जो रूट के अंदर रहता है वो तो रहेगा एज इट इज़। तो रूट के अंदर हमारे पास क्या है, ए की पावर m है, तो ए की पावर m तो रहेगा एज इट इज़। इन टू उसकी पावर क्या हो जाएगी, ये चल जाती है 1/, तो ये चली जाएगी 1/। ओके, अब देखो पावर रेस टू पावर, पावर रेस टू पावर हमें पता है मल्टीप्लाई होता है। सो मैं बोल सकता हूँ कि a और m इंटू 1/n हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a m का 1 से मल्टीप्लाई m अपॉन n, ये हमारे पास बन जाएगा फाइनल a रेस टू पावर m/n। देखो यही था यहाँ पे a रेस टू पावर m। मैं फिर से रिपीट करता हूँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखो आपको ये करने से पहले ये वाला रूल याद रखना है, ये वाला कि रूट के बाहर या कुछ भी लिखा होता है, जो रूट होता है वो पावर 1/, चली जाती है। तो देखो अब मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको भी करके दिखाऊंगा मैं। इसको देखते हैं पहले, ये ब्रैकेट में था अपने पास a रेस टू पावर m और ये nth रूट है अपने पास, तो वी कैन राइट इट। देखो रूट में जो रहता है वो एज इट इज रहेगा, और जो पावर यहाँ होती है वो 1/, चली जाती है, तो पावर चली जाएगी 1/n। ओके, अब पावर रेस टू पावर का मतलब क्या होता है, ये वाला रूल, मल्टीप्लाई होता है। सो वी कैन डू इट मल्टीप्लिकेशन m इंटू 1/n। जब मल्टीप्लाई किया तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो गई, ऊपर ही तो होता है सिर्फ, तो a रेस टू पावर आ जाएगी m/n। ये हमारे पास आया था। अब ये भी देख लो, ये क्या है, इसमें लिखा हुआ है nth रूट पहले दे दिया और पावर बाद में दे दी, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो nth रूट का अब सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं अंदर वालों को, तो क्या बन जाएगा, a की पावर 1/n बन जाएगा अंदर वाला। इसी तरीके से 2 होता है तो 1/2, 3 होता है तो 1/3, तो n होगा तो 1/n, और इस पूरे की पावर क्या है अपने पास m, तो पूरे के ऊपर मैंने क्या लगा दिया m। अब अगेन पावर रेस टू पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो फिर से a की पावर क्या बनेगा, m/n ही तो बनेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये यूज़ तो बहुत कम होगी अभी, इस पर क्वेश्चन आई थिंक नहीं है कोई भी एक्सरसाइज में, बट ध्यान रखना जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तो इनके ऊपर बेस्ड होंगे वो भी। ओके, तो इनके अलावा कुछ और रूल्स हैं, बस जल्दी से ख़त्म करते हैं उनको। छोटे छोटे रूल्स हैं कि किसी की पावर अगर नेगेटिव है तो उसे हम अगर 1/, में लिखते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास 5 रेस टू पावर -2 लिखा हुआ है, तो मैं इसको 1/5 रेस टू पावर 2 लिख सकता हूँ, ये करेक्ट रहेगा। ठीक है, यानी अगर आपको माइनस दिख जाए कहीं पर भी एक्सपोनेंट में, तो उसको जस्ट रिवर्स कर दो, पलट दो उसको, तो पावर ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी। नेक्स्ट रूल वी हैव a/b रेस टू पावर -1। देखो a अपॉन b की पावर -1 है, तो अगर मैं इसको पलट दूंगा, b/ कर दूंगा, तो पावर प्लस की हो गई। ओके, ध्यान रखना, ऐसा बहुत करेंगे अपने। अब a रेस टू पावर 0, अभी बताया था मैंने, समथिंग रेस टू पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो 1 हो गया बस यहाँ पे। नेक्स्ट, अब इसका जस्ट उल्टा ये कि अगर m दे रखा है मुझे, पावर प्लस में दे रखी है, और उससे मैं अगर रेसिप्रोकल करता हूँ तो पावर नेगेटिव हो जाएगी।
अब आप पूछ रहे हो रेसिप्रोकल करने की जरूरत क्या है, नेगेटिव बनाने की जरूरत क्या है, तो कभी कभी हमें बनाना पड़ेगा, नेगेटिव इसकी भी जरूरत हमें कभी कभी पड़ेगी, तो इसलिए याद रखना ऐसा हो सकता है। ओके, तो इतना बहुत है अभी के लिए। अब नेक्स्ट में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, तब तक आपको रूल से लर्न करके आने याद रखना। अगर रूल्स लर्न नहीं करेंगे तो आपको इस पर क्वेश्चन भी समझ नहीं आने वाले, एक्सरसाइज 1.6 भी समझ नहीं आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 1.6। तो रूल्स आपको ये जितने बताए मैंने एक्सपोनेंट्स के, ये सारे रूल्स आपको लर्न होने चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व।